हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांटे क्लासेस। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। यह है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। हम इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर हमें पढ़ना है इसके अंदर। उसके बाद हमें क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या मेन पॉइंट है, ये सारे हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियो आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है या लॉज होते हैं बेस्ड अपॉन विच ये स्टेट जो है, स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट, कैसे स्टेट या गवर्न किया जाता है, कैसे स्टेट बनाया जाता है, स्टेट कैसे गवर्न किया जाता है, गवर्नमेंट किस तरह से बनाया जाता है, ये सारे चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डॉक्यूमेंट है विच कंप्राइजेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट। तो ये आर्टिकल है बहुत सारे। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली थे, और ये सारे आर्टिकल्स डील करते हैं लोगों के राइट्स के बारे में, लोग किस तरह से गवर्नमेंट इलेक्ट होगा, गवर्नमेंट का क्या पावर है, फंक्शन है। सो ये डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रन स्मूथली। ठीक है, सो ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि हमने बनाया है, और हमने इसलिए बनाया कि कोई कन्फ्यूजन ना हो गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट आसानी से काम कर सके। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखो, ये कुछ एक बेसिक रूल्स देता है, कुछ लॉज प्रोवाइड करता है या रूल्स प्रोवाइड करता है बेस्ड अपॉन विच देयर इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब लोग आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है तो हर आदमी, हर एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन, एंड दैट विल certainly क्रिएट कन्फ्यूजन, दैट विल certainly अफेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप किया जाता है जिससे कि लोग जो है सोसाइटी में पीसफुली रह पाए। ठीक है, ये फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। ये और क्या बताता है कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने का। आपको पता है कि इंडिया में जो डिसीजन, इंडिया की स्टेट है और यहाँ पे डिसीजन लेने का पावर गवर्नमेंट के पास है। तो ये सो दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्नमेंट हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन इन द सोसाइटी, कि कैसे रोड बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा, क्या रूल्स होगा, लॉज होगा, ये सारे चीज़, ये इन सब चीज़ों के डिसीजन, कहाँ पे हॉस्पिटल लगेगा, कितने हॉस्पिटल लगाए जाएंगे, क्या हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में होगी या गवर्नमेंट सेक्टर में होगी, ये सारे डिसीजन जो है वो कौन लेगा, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सो हु एक्चुअली टेक द डिसीजन, इट इज़ द गवर्नमेंट हु टेक द डिसीजन। कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। और गवर्नमेंट कैसे चुना जाएगा ये भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इट सेट्स सम लिमिट ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। सो दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। देखो, ये एक कुछ लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट। मान लो हमने गवर्नमेंट को चुन लिया और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो मर्जी वो करे, वो तो फिर ठीक नहीं है ना। हो सकता है कि गवर्नमेंट लॉ बनाने में लोगों का राइट जो है उसको भी छीनने की कोशिश करे, लोगों के राइट को सप्रेस करने की कोशिश करे। तो इस तरह से देयर हैज़ टू बी सम लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पावर पे कुछ पाबंदी होना चाहिए, और वो पाबंदी कौन इम्पोज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, सो दिस लिमिट्स आर, लिमिट जो होते हैं ना, गवर्नमेंट कभी भी जो लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के ऊपर लगा रखा उसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन कैनॉट गो बियॉन्ड इट। ठीक है, सो ये भी एक फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट के ऊपर एक पाबंदी लगाता है। इट एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर द जस्ट सोसाइटी। देखो, एस्पिरेशन मतलब होता है कि लोगों की आशाएं, उम्मीदें। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे, जैसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डीपीएसपी आगे चैप्टर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये कुछ डायरेक्शन है इसके अंदर जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो। सो और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्राई टू फुलफिल द एस्पिरेशंस, या लोगों का जो इच्छाएं होती है, लोगों का जो उम्मीद होता है उसको पूरा करना। जैसे गरीबी हटाना हो गया, लोगों को
एजुकेशन देना हो गया, ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि ये सारी चीज़ लोगों तक पहुँचे। नेक्स्ट है इट एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। लोगों का क्या है, देखो हम वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वेयर डू वी कम, वेयर डीज कंसेप्ट कम फ्रॉम। कॉन्स्टिट्यूशन से आता है कि हम इंडिया का एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, एक मोरल आइडेंटिटी देता है, हमें क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, एंड शेयरिंग द वैल्यूज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारे वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यूज को हम शेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करें एंड ऑल्सो फील दैट दे आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। सो दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय एंड दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो हमने पढ़ा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो 5 फंक्शंस हैं। राइट ए नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, उसके लिए एक असेंबली बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली प्रिपेयर किया गया था, उस असेंबली का नाम है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और ये असेंबली कैसे बनाया गया था उसके बारे में हमें कुछ वी हैव टू राइट नोट ऑन हाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एंड हाउ इट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहला पॉइंट है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच हैड टू बी इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने बनाया था, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो था जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तब बना था, 1946 में बना था। ठीक है, 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था जबकि इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखो इट हैड हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर। 1 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, 1946 एंड रीअसेंबल्ड ऑन 14 अगस्त 1947। तो जब आज़ादी नहीं हुआ था उस समय इसने पहला मीटिंग अपना कंडक्ट किया था, लेकिन बाद में फिर इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो जाता है, कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान को चला जाता है और मेजर पार्ट इंडिया में रह जाता है। तो फिर दोबारा से जब इंडिया आज़ाद होने के बाद उन 14 अगस्त 1947 को हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मीटिंग जो था दोबारा से करवाया गया था। ठीक है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1935। आपको पता है कि इंडिया में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था। उस एक्ट में इंडिया में फेडरलिज्म लाने की कोशिश करी गई थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट किया गया था, जिसमें कि इंडियन के द्वारा चुने हुए मेंबर होंगे। ठीक है, सो अब जब 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात करी गई तो वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि जो इंडिया में अंडर द एक्ट ऑफ 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में इलेक्शन करवाया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, असेंबली के, और उस असेंबली में जो लोग भी चुन के आए थे उन्होंने मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चुन के भेजा था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, बिकॉज द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो लोगों ने चुना था और फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चुना था। इस तरह से इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर रिड्यूस्ड टू 299। पहले जो था 284 था, sorry, reduced to 299, of which 284 were actually present on 26 November 1949. So पहले ज़्यादा पाकिस्तान के भी मेंबर थे यहाँ पे, वेस्ट आई मीन वो जब इंडिया डिवाइड हो जाता है तो वो चले जाते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और हमारे यहाँ सिर्फ 299 मेंबर बच जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949 तो बहुत सारे मेंबर माइट हैव डाइड और सिर्फ ओनली 284 वर लेफ्ट। ठीक है, एंड अपेंडेड देयर साइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबर ऑफ ऑल द रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेटिव एज ए मेंबर ऑफ असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफरेज। 26 मेंबर्स वर फ्रॉम SC। देखो क्या हुआ कि हालांकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नहीं था, तो इसलिए हमने कोशिश किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और हर धर्म के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ और प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दे हैड, जितना उनका नंबर था उसके बेसिस पे। और इसमें 26 जो थे शेड्यूल कास्ट के लोग थे, इवन शेड्यूल कास्ट के लोग भी थे। हाँ, सो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस ऑक्युपाइड 80%, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा पार्टी था। और जो 1946 में इलेक्शन हुआ था ब्रिटिश के अंडर में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें 80% मेंबर जो थे कांग्रेस के थे, कांग्रेस को मेजोरिटी मिला था। और इसलिए जो मेंबर चुन के आए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो भी कांग्रेस के ही ज़्यादातर मेंबर थे। ज़्यादातर मतलब 80% मेंबर जो थे कांग्रेस के
के थे, इसलिए कांग्रेस ज़्यादा रिप्रेजेंट करता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन एक चीज़ हमें और याद रखना है कि कांग्रेस जो था एक अपने आप में कोalition था, ऐसा पार्टी था जिसमें कि हर सेक्शन के लोग थे, और इस तरह से कांग्रेस करीब करीब इंडिया के सारे सेक्शन को रिप्रेजेंट, करीब करीब सारे सेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कहा जा सकता है। द असेंबली मेट फॉर 66 days स्प्रेड ओवर 2 year एंड 11 month। सो इसको बनाने में 2 year 11 month और 18 days लग गया था। सो पूछे कि हाउ लॉन्ग इट वॉज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 2 year 11 month एंड 18 days, ऑलमोस्ट 3 year लग गया था, ठीक है। और इट्स सेशन वर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक, तो लोग इसको प्रेस के थ्रू पब्लिश, मतलब हमें पता चलता है क्या क्या डिस्कशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फाइनली हमने कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। इसका भी अपना कहानी है, क्यों बन के तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को ही 1949 में, लेकिन हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी, 2 महीने बाद ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी को ही 1930 में जवाहरलाल नेहरू जो थे लाहौर सेशन के बाद उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया था और उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। तो इस दिन को याद करने के लिए हमने 2 महीने डिले करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन को द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या था। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली नेहरू ने पास किया था। द रेजोल्यूशन दैट डिफाइन एम ऑफ असेंबली, देखो आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने क्या एम था, क्या किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, ठीक है। दैट एम वॉज डिफाइंड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इट वॉज मूव्ड बाय नेहरू। सो मैंने बताया कौन किसने इसको मूव किया था। इट गिव एक्सप्रेशन टू द आइडिया एंड द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इसमें लोग क्या चाहते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारे चीज इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन किया गया था। व्हाट एक्चुअली पीपल expected from the constitution, all those aspirations and ideals were mentioned in the objective resolution। so क्या क्या मेन पॉइंट है इसके अंदर हम देखते हैं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ये हमें याद रखना है क्वेश्चन बनाने समय कि हम एक सोवरेन कंट्री का, एक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। सो जो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे उन्हें ये याद रखना जरूरी था बनाने से पहले कि वो कोई गुलाम देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन एंड द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया एडोप्टेड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, उन्हें ये याद रखना जरूरी था कि वो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल ने उन्हें चुन के भेजा है कि जाओ तुम हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, और उन्हें ये जस्टिफाई करना था कि हाँ उन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। सो पीपल वर द origin of all the power that member of constituent assembly had, ठीक है। सो ये उनको याद रखना था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय कि वो लोगों के लिए बना रहे हैं और लोगों ने उन्हें भेजा बनाने के लिए। द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। न्याय तो मिलेगा सबको, सामाजिक न्याय मिलेगा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा सबको, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा। सो ये हम देना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये सारी चीज़ ध्यान में रखना था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय। अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फंडामेंटल फ्रीडम, ये सारी चीज वी वांटेड टू प्रोवाइड टू द पीपल, एंड सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इट इंक्लूड ऑल दीज थिंग। नेक्स्ट है द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड। तो जो कम संख्या में लोग थे, बैकवर्ड थे, माइनॉरिटी थे, उनको भी प्रॉपर सेफगार्ड देना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, जो उन्होंने पूरा किया। इनको कुछ रिजर्वेशन देके, कुछ प्रोटेक्शन देके, माइनॉरिटी राइट देके, ठीक है। सो द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रिपब्लिक एंड सोवरेन राइट ऑन लैंड एक्सेट्रा शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। देखो हम कोशिश करेंगे, मतलब टेरिटोरियल की कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बने जिससे कि इंडिया का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे, मतलब इंडिया जुड़ के रहे, ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाए बाद में। एंड सोवरेनिटी, ये सोवरेन मतलब होता है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट शुड रिमेन सोवरेन, और सब जगह जस्टिस एंड लॉ शुड प्रिवेल इन द कंट्री। कीपिंग दिस इन माइंड
or constitution maker were wanted to make the constitution. The land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जिससे कि हम वर्ल्ड पीस लेके आ सकें, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, सिर्फ ना ही इंडिया के लोग बल्कि द पीपल ऑफ ऑल द वर्ल्ड शुड हैव welfare in the society. So this was the objective resolution that emphasized so that each and every member of Constituent Assembly must keep in mind while making the Constitution of India. ठीक है. Next, what are the sources of Indian Constitution? तो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बैग ऑफ बोरोइंग है, मतलब हम बहुत सारी चीज़ दूसरे कंट्री से अडॉप्ट किया था. हाँ, ठीक है. सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सोर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया था. तो बहुत कंट्री से हमने अडॉप्ट किया था, बहुत ब्रिटिश से हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया था. इसका मतलब होता है कि जो मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें इलेक्शन हुआ तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलता है वो जीत जाता है. कोई ज़रूरी नहीं है उसे मेजोरिटी मिले. जैसे मान लो कि ए बी सी 3 कैंडिडेट है, इसको 20% मिला, इसको 10% मिला, इसको 5% मिला, तो ये जीत जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको मिला है. सो जीतने के लिए हमें 50% प्लस 1 नहीं चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकसभा राज्यसभा इंडिया में, ये हमने अभी ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था क्योंकि ब्रिटेन में भी उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था. तो इसलिए द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ मतलब होता है एवरीबडी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ के सामने हर आदमी बराबर, चाहे मंत्री से लेकर संतरी तक कोई भी हो. सो दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी हो. अगर कोई क्राइम करता है, चाहे वो कोई भी हो, डजंट मैटर क्या भी, वट एवर में भी हिज स्टेटस और पोजिशन, ही विल बी डेल्ड बाई द सेम लॉ. लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा. ठीक है. सो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज और हर रोल. तो आपको पता है कि इंडिया में स्पीकर होता है लोकसभा का. लोकसभा के सामने यहाँ स्पीकर बैठता है और सबको जितने भी मेंबर होते हैं उसी स्पीकर को एड्रेस करते हैं. तो ये जो हमने कहाँ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने अडॉप्ट किया था. लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे लॉ बनाया जाता है, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल कैसे कौन सा किस में इंट्रोड्यूस होगा, फिर देन सेंड टू अदर हाउस, देन प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से अडॉप्ट किया था. नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. उससे हमने क्या क्या, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या अडॉप्ट किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी. ये पार्ट 4th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये कुछ डायरेक्शन देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, कि उन्हें लॉ बनाने के समय वाइल मेकिंग लॉ दे मस्ट कीप दी डायरेक्शन इन देयर माइंड, बिकॉज दी डायरेक्शन जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए होता है. जैसे कि गरीबी हटाना हो गया, एजुकेशन देना हो गया गरीबों को, सोशल जस्टिस लेके आना. सो ये सब चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए लॉ बनाने के समय. ठीक है. नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस से हमने क्या अडॉप्ट किया था, अमेरिका से, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट. आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 था और ये हमने यूएस से अडॉप्ट किया था. ठीक है. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है हम समझेंगे बाद में. जुडिशरी चैप्टर हमने अपलोड कर रखा है, उसमें आप देख सकते हो. जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि पावर ऑफ जुडिशरी टू चेक द लॉ पास बाई लेजिस्लेचर. अगर कोई भी लॉ जुडिशरी पास करता है, लेजिस्लेचर पास करता है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या इफ इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, देन सच लॉ कैन बी कैंसिल्ड बाय जुडिशरी एंड दिस पावर इज कॉल्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो ये हमने यूएस से अडॉप्ट किया. इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो किसी के दबाव में काम ना करे, चाहे गवर्नमेंट हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या किसी इंडिविजुअल के दबाव में ना काम करे. तो ये हमने अडॉप्ट किया था. नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था, अपने प्रियम्बल में इंक्लूड किया है. आप इंडिया के प्रियम्बल को देखो तो ये तीनों वर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया था, क्वाजी फेडरेशन. क्वाजी फेडरेशन मतलब होता है जहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम फेडरेशन बोलते हैं. लेकिन हमारा अलग फेडरेशन था, उसको बोलते हैं क्वाजी. क्वाजी मतलब होता है कि हमारा जो फेडरेशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दिया गया. जैसे लेकिन अमेरिका में ट्रू फेडरेशन है, वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट जो है ऑलमोस्ट इंजॉय इक्वल पावर. सो क्वाजी मतलब नॉट ट्रू फेडरेशन बट मोर पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. सो द आइडिया ऑफ रेसिजुअल पावर. रेसिजुअल पावर मतलब होता है कि आपको पता है कि इंडिया फेडरेशन है, फेडरेशन में पावर बटा हुआ है. पावर बांटने के लिए हमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उसके बाद स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है. यूनियन लिस्ट में कुछ पावर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में कुछ पावर है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है, एंड देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें सिर्फ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कैन मेक लॉ.
लेकिन एक अगर मान लो कि ऐसा इसमें 97, 47 और 66 एंड 47 सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक है जो कि इन तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, उसको हम रेसिजुअल पावर के अंडर डाल देते हैं और इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ, और इसको हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या कंकरेंट लिस्ट मैंने बताया वो लिस्ट होता है जिसमें कि वो कुछ सब्जेक्ट मेंशन है, और इस सब्जेक्ट पे दोनों सेंट्रल स्टेट कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात माना जाता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, हाँ, इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अगर मान लो कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर वो पास नहीं होता है तो ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड, और या कोई इंपॉर्टेंट इशू के लिए ज्वाइंट सेशन हम पार्लियामेंट कर सकते हैं। ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी प्रोविजन। आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू किया था। बहुत बार ऐसे पहले भी इमरजेंसी लागू हो चुका है। नेशनल इमरजेंसी नहीं बल्कि आपका इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी। तो ये इमरजेंसी जो हमने प्रोविजन कहाँ से लिया था, जर्मनी से लिया था। देन प्रेसिडेंट से पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, ये भी हमने इमरजेंसी वाला प्रेसिडेंट से जर्मनी से लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड अपॉन कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। सो हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन था क्या एक्चुअली और प्लान क्या था। कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक मिशन भेजा था, और इसके जो मेंबर थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इस मिशन को हम कैबिनेट मिशन बोलते हैं। और ये इंडिया में जो डेडलॉक था कि किस तरह से आज़ादी मिलेगा, इंडिया का पार्टीशन किस तरह से होगा, और उन्होंने इनफैक्ट ये भी डिसाइड किया था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया जाएगा। सो उसी के बेसिस पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि किसके बेसिस पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के, ठीक है। सो उसमें देखो क्या था अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। Each provinces and each princely states or group of states were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakh, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट द प्रोविंसेस दैट वर अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वर टू एलेक्ट 295 मेंबर्स, वाइल द प्रिंसली स्टेट जो थे 93 मेंबर चुनने थे, ठीक है। अब देखो क्या था ना कि इंडिया में, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में सारे एरिया में ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल नहीं था। कुछ एरिया में ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था और कुछ एरिया में प्रिंस राजा वगैरह रहते थे, ठीक है। तो ऐसा किया गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया जो था, देखो यहाँ पे क्या था कि ईच स्टेट, हर स्टेट को सीट फिक्स किया गया था कि वो हर स्टेट इतना प्रोविंसेस इतना नंबर ऑफ मेंबर चुन के भेज सकते हैं, और किस रेशियो में वो डिपेंड करता था पॉपुलेशन के ऊपर। 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना था। अगर मान लो 30 लाख पॉपुलेशन है तो 3 भेजना था, अगर 50 लाख पॉपुलेशन है तो 5 मेंबर भेजना था हर स्टेट को। और एज ए रिजल्ट और इस तरह से प्रिंसली स्टेट को भी और स्टेट्स को भी, ग्रुप ऑफ स्टेट को भी, इस तरह से प्रोविंसेस मतलब वो एरिया जहाँ पे ब्रिटिश का रूल था, तो ब्रिटिश ने इंडियन वो एरिया जहाँ पे रूल करे थे उन्होंने छोटे छोटे प्रोविंसेस बांट रखा था। हर प्रोविंसेस को रिप्रेजेंटेटिव भेजना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया कि 1:10 लाख। एज ए रिजल्ट 292 मेंबर जो थे प्रोविंसेस को भेजना था और प्रिंसली स्टेट को भेजना था 93 मेंबर्स, ठीक है। सो the seats in each provinces were distributed among the 3 main communities, और मुस्लिम को कुछ भेजना था डिपेंडिंग अपॉन कितने पॉपुलेशन है मुस्लिम, सिख को और जनरल, इस तरह 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। कुछ जितने पॉपुलेशन मुस्लिम है उसी हिसाब से उनको सीट अलॉट किया गया था, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। Member of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by method of proportional representative with the single transferable vote system, PR सिस्टम बोलते हैं इसको, PR सिस्टम, जो कि हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और इस बेसिस पे मेंबर चुने गए थे। लास्ट है द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन, ठीक है। सो मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रिंस, तो प्रिंसली स्टेट जो है वो कैसे भेजेंगे, वो हम बातचीत करके उसको कि क्या राजा क्या चाहता है और किस तरह से उसके हिसाब से 95 जो मेंबर थे यहाँ पे, 93 मेंबर जो है प्रिंसली स्टेट वो एरिया जहाँ पे राजा रूल करते थे उन लोग भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब होता है कि जो कि बड़ा मुश्किल होता है चेंज करना, उसको रिजिड बोलते हैं। फ्लेक्सिबल तो जो कि आसानी से चेंज कर सकते हैं।
और दूसरी इसी का अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों हम बोलते हैं इसको कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। देखो, हमने अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ सालों बाद वो एक तरह से आउटडेटेड हो जाता है और फिर वो बेकार हो जाता है। उसी तरह से अगर मान लो बहुत फ्लेक्सिबल है तो उसको चेंज कर करके फिर जो बेसिक आइडिया क्वेश्चन का वो चेंज हो जाता है। तो हमने ना ही अपने क्वेश्चन को उतना रिजिड करा है ना ही फ्लेक्सिबल, हमने रिजिड भी है कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। सो उसको हम देखेंगे क्या अभी आगे। और इंडियन क्वेश्चन लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, यही सेम क्वेश्चन है। सो और कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, हमारा फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। देयर हैज बीन बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों में बैलेंस हमने मेंटेन किया। फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प अस टू ब्रिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेके आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिससे कि इसको हम अपडेट करके रखें। और रिजिडिटी हेल्प टू प्रिजर्व द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और रिजिड भी है कुछ पार्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेसी हो गया या फंडामेंटल राइट हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसको हम रिजिड पार्ट में डाले हैं जिसको हम इजीली उसको बदलाव नहीं ला सकते। दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस फीचर मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, इसलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चल रहा है, उतना ही इफेक्टिव है। बहुत सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, बहुत सारे नए नए कॉन्स्टिट्यूशन आ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वही कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा है जो 1949 में हमने अडोप्ट किया, 1950 में इन्फोर्स किया था, वो आज भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, हम इसको चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इवन दो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाट अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक असेंबली ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने हुए नहीं थे। सो हम यहाँ पे क्या थे कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना हुआ नहीं था, फिर भी हमने क्या कोशिश करी थी कि इसको ज़्यादा और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सके, ठीक है। देखो, मेंबर ऑफ ऑल द रिलीजियस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था, और ये शो करता है कि हमने इसको कोशिश किया था कि हर इसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, हर धर्म के लोग इसके अंदर हो। इन एडिशन टू दिस द असेंबली हैड 26 मेंबर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के 26 मेंबर थे। सो दैट ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, इवन पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और लोअर कास्ट भी रिप्रेजेंट कर सके। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली, मैंने बताया था पहले कि 80% जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस अपने आप में एक ऐसा पार्टी था जो कि अलग अलग डाइवर्स ग्रुप को एसिमिलेट किया हुआ था, बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी और सेक्शन के लोग जो थे इसके मेंबर थे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। सो व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमें पता है इसके बारे में कि 18 ईयर, यूनिवर्सल मतलब सबको, एवरीबॉडी, ठीक है, एवरीबॉडी एडल्ट मतलब 18 ईयर, और पहले जो था 21 ईयर था, लेकिन बाद में इसको हमने कम करके 18 कर दिया था। 18 ईयर उसको राइट टू वोट, ठीक है। सो एवरीबॉडी हु इज 18 ईयर एंड अबव हैव बीन गिवन राइट टू वोट, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। नेम सम ऑफ द इशूज ऑन विच देयर वर डिफरेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन कौन से ऐसे इशूज़ थे जिसपे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग राय था उसके ऊपर। शुड इंडिया अडॉप्ट सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या हम सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो या हम सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को स्टेट गवर्नमेंट में बांट दें, ऐसा क्वेश्चन दे किया था। व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो, इक्वल रिलेशनशिप हो पावर में या सेंटर ज़्यादा पावर इंजॉय करें। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ जुडिशरी का क्या पावर होना चाहिए। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोटेक्ट करे। हमने शुरू में तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में डाल दिया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके लीगल राइट बना दिया गया था, और सिर्फ पहले 7 फंडामेंटल राइट था, अब सिर्फ 6 बच गया था। जुडिशरी का क्या पावर होना चाहिए, हमने नो डाउट बहुत ज़्यादा पावर दिया जुडिशरी को, जिससे कि जस्टिस मेंटेन हो सके। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में हमने सेंटर को ज़्यादा अहमियत दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी मोर पावरफुल बिकॉज इंडिया जो था एक कमिंग टू द फेडरलिज्म था, वहाँ पे सेंटर को पावरफुल होना ही चाहिए, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज एक्सप्लेन इंडियन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज ए बैलेंस वन। सो आपको पता है कि चेक्स एंड बैलेंस, अब आपको पता है कि लेजिस्लेचर है इंडिया में, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी 3 ऑर्गन है, और अगर मान लो कि एक दूसरे को चेक नहीं किया जाए तो हो सकता है एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा आर्बिट्री हो जाए, अपने मर्जी से लॉ बनाने लगे या गवर्न करने लगे, तो हो सकता है कि ये मिसयूज ऑफ पावर हो सके। तो हमने क्या किया कि हर ऑर्गन
ऑर्गन को चाहे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, इस तरह से एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं एंड देयर बाय चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन किया हुआ कि कोई भी ऑर्गन जो है पावर को मिसयूज ना करे और अपने मर्जी से रूल ना करे. सो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैगमेंट और डिवाइड द पावर इन सोसाइटी इंटेलेक्चुअली सो दैट नो सिंगल ग्रुप सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करके खुद रूल ना करने. सो द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिजाइंड इन सच ए वे दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली पावर, जैसे कि ना तो लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, ना जुडिशरी, कोई भी पावर को अपने हाथ में ना ले ले पूरी तरह से. ठीक है. सो पावर नीड टू बी फ्रैगमेंटेड, बांटना जरूरी है और हमने इसको बांट रखा है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में, जिससे कि कोई एक ऑर्गन अपने आप को ज़्यादा पावरफुल ना फील कर सके. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंट द पावर अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग अलग पावर बटा हुआ है. इवन द इलेक्शन कमीशन है हमारे यहाँ पे, उनका भी अपना पावर है. इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक ए राइट बैलेंस बिटवीन द सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर एज अथॉरिटेटिव रिजिडिटी एट द सम टाइम अलाउ एनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजेस. तो हमने ऐसी बात नहीं है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी बनाया और फ्लेक्सिबल भी बनाया. रिजिड इसलिए बनाया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो चेंज ना हो, फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया कि इसको हम चेंज करते रहे टाइम टू टाइम, जिससे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट कर सके और वो आज भी उसी फोर्स से लोग उसको एक्सेप्ट करें. ठीक है. सो और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ अगर मान लो लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है तो ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनना चाहिए और जुडिशरी की पावर है कि इसे लॉ को कैंसिल कर दे अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है तो. सो चेक्स एंड बैलेंसेस है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी गलत ऑर्डर इशू करता है तो जुडिशरी कैन चेक इट. सो देयर इज चेक्स एंड बैलेंसेस इन इंडिया एंड देयर बाय वी मेक श्योर दैट ऑल द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर्क बेस्ड अपॉन वट एवर पावर दैट इज गिवन टू देम. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.